असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, लाली किस काम के लिए गए हैं? मैंने उसकी तैयारी में मदद करवाते वक्त उसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए अफसुदगी से पूछा तो बाल बनाते हुए उसके हाथ थमे। तुम्हें पता तो है अपने काम के सिलसिले में गए हैं, उसने बहलाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन तुमने कहा था कि अब सब खत्म हो चुका है और तुम मुझे अपने पेरेंट्स का भी नहीं बताया। उसके अंदाज में नामहसूस सी शिकायत दर्ज आई। महर, मैं सारी बात नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। लंदन में मौजूद गैंग का सबसे बड़ा बिजनेस ये था कि वो मुख्तलिफ लोगों को बड़गला कर उनके ईमान बेचने में मजबूर कर देते और फिर उनसे हर तरह की स्मगलिंग करवाई जाती है। बॉबी मैम की मदर और बॉबी मैम के पीछे पड़ने वाले लकी का ताल्लुक भी उसी गिरोह से था। सर की मदर के पीछे और मेरे फादर की डेथ भी उनसे रिलेटेड थी, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक इसी ग्रोह से हो गया था। मेरी मदद का मर्डर भी सर की मदर और मेरे फादर ने मिलकर किया। मेरे फादर और अपनी मदर का मर्डर सर ने किया था, बट लीगली इस वक्त वो फील्ड से जुड़े थे और ऑफिसर भी साथ थे। कुछ अरसे तक हम यही समझते रहे कि वो लकी इस गैंग का सुरंगा है, क्योंकि वो सारी ही डिटेल्स करता था, सारी डीलिंग करवाता था। लेकिन परी की रिहाई और लकी की कैद से इस बात से पर्दा उठा लिया गया तो इस गैंग का सुरंगा दरअसल कोई और था। गुज़िश्ता कुछ अर्सों से साजिश की तलाश में थे तो उन्हें उस तक कुछ हद तक रसाई मिली, लेकिन उसको टारगेट हम बगैर किसी एविडेंस के नहीं कर सकते। मेन इशू तो सर की पोजीशन है, जबकि कोई पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट किसी ब्रिटिश पर बगैर सबूत के टारगेट करेगा तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसकी पोजीशन और पाकिस्तान का होगा। तुम जानती हो ना कि इधर सर सिर्फ ब्यूरोक्रेट तो नहीं है ना, इसलिए हमें उसे हट करने के लिए प्रॉपर प्लान करने की जरूरत है। कुछ सबूत मिल चुके हैं और कुछ की तलाश जारी है, जिसके लिए सर गए हैं। मैं उनके साथ ही था, लेकिन मुझे यहाँ भी बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता, इसलिए मुझे वो कंटिन्यूसली साथ नहीं रख सके। उसकी सारी तफसील से बताते हुए उधर देखा जो ज़ारा को तार रोए थे। फॉर गार्ड्स एक महर, इसलिए तो तुमको सब कुछ नहीं बताया कि तुम परेशान होती रहो या दुआ करो सर के लिए, हमारे लिए कि हम मिशन में कामयाब हो। उसने चलाते हुए उसके आंसू देखते हुए समझाया, लाले सेफ तो है ना? सुन करते उसने डर उगला। नहीं, अल्लाह के फजल से सब ठीक है, मास पाइप भी कनेक्टेड में है, परेशान होने की बजाय दुआ करो। उसने तसल्ली देते हुए कहा, चलो अब ये बसोरती हुई शक्ल दूर करो और मुस्कुराकर अच्छी तरह से मुझे सी ऑफ करो। उसे उसकी नाक दबाते हुए कहा तो वो नाक चुराती हुई उसे दूर हटती हुई कमाले बेनियाजी से गोया हुई। गुड बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज, उसे संजीदगी से हाथ हिलाते हुए कहा और बेड पर जाकर बैठ गई, जबकि उसके अंदाज से अलविदा पर उसका मुंह सदमे और हैरत से बिना ढक के मेन होल की मानत खुल गया था। महर, उसे सदमे से पुकारा, लेकिन वो यूं ही अनसुनी करते मोबाइल के साथ मसरूफ हो गई। ये क्या था? महर उसके करीब जाने पर वो कमर पर हाथ जमाते हुए बोला, सी ऑफ किया है और क्या? उसने कांधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, इधर उठो, मैं बताऊं कैसे करते सियाफ। उसका बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा करते उसे समझने का मौका दिए बगैर वो झुका। हटो पीछे बेशरम इंसान। शर्म से लाल बम्बों का चेहरा लिए उसे बड़े करते हुए बोले, करो अब ठीक से सियाफ। मैंने हेस लगाम से धमकाते हुए उसे बोला, अल्लाह हाफिज। वो थोड़ा सा ऊपर होती तो दोनों गालों पर नरमी से छूती हुई अलविदा करने लगे। चूर बैरोक्रेट जहां हैदशाह का अपने इल्जामात के बगैर कोई तरदीद किए इस खबर को बंद करवाना इल्जामात को साबित कर रहा है। महसूस राय से मालूम हुआ कि उनके लंदन का दौरा तवील से तवील तय हो रहा है। नामालूम कि ये इल्जामात से फरार है या कोई और वजह। उसे बेजारी से टेलीविजन ऑफ कर दिया। वो जानती थी कि इस तरह की बहुत सी न्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन उसे बस जहाँ की ज़िंदगी की फिक्र थी। उसके अलावा उसे किसी चीज़ की परवाह न थी कि उसका दिल कहता था कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं काटता। जून जो डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे, उसकी बेजारी और चिड़चिड़ापन में भी अरूज पर पहुंच रहा था। डॉक्टर की बताई डेट के हिसाब से 20-25 दिन ही बाकी थे। सब उसका दिल बिलाने को पूरा दिन लगे रहते। वक्तन फवक्तन जहांगीर भी उस पसमंदी से निकाल देते, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी तबीयत अजीब सी हो जाती तो मम्मा तसल्ली देती कि ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता। वो कल मंदिर से बैठी हुई थी जब मोबाइल की रिंग ट्यून हुई। उसने बेजारी से मोबाइल उठाया और देखे बगैर ऑन करके कान से लगा लिया। हेलो, आवाज से बेजारी छलक रही थी। अस्सलाम वालेकुम, गंभीर आवाज गूंजी। उसका दिल इंतहाई गहराइयों में डूब कर उभरा। खुशी की दिलफरेब लहर उसके अंदर दौड़ गई। वालेकुम सलाम, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। तबीयत पर छावी मर्दनी और बेजारी छुटने लगी। कैसे हैं? उसने नरमी से पूछा। मैं ठीक, आप कैसी हैं? जवाबन वही बारी दिलकश लहजा उभरा। ठीक हो, उसने आहिस्ते से पुकारा। ऐसे अकेले क्यों बैठी हैं? उसके पूछने पर वह हवास बातचीत से ही बात समझती हुई हल्का सा मुस्कुरा उठी। काम से ज्यादा इधर उधर ध्यान होता आपका, शिकायत कर देनी मैंने आपकी। नरमी से गर्दन में पड़े हुए नफीस नेकलेस पर उंगली फेरते हुए शरारत से मुस्कुराती हुई बोले, इधर उधर नहीं, खुद पर ध्यान रहता मेरा। उसने कहा तो उसकी मुस्कुराहट बढ़ने लगे। नहीं करने से मैं डिस्टर्ब हो रहा। हमार अलग बड़ी आवाज उसकी ठहर भी धड़कन ने पागल सा काट गया। नेकलेस को ट्रेस करती हुई उंगली एकदम रुकी और फिर फौरन गोद में हाथ रखा। उसकी इतनी फरमाबरदारी पर उसने हंसी आ गई। इतनी फरमाबरदारी? आगे भी यही प्लान है या फकत आज के लिए?
संजीदगी से चला गया। मेरी फरमाबरदारी पर आप कभी भी शक नहीं कर सकते। उसने जितलाते हुए कहा, हाँ मतलब आप मुझे खुलकर बता रही हैं कि आप मुकम्मल मेरी फरमाबरदार हैं। मैंने हिस्से छोड़ते हुए उसकी धड़कनें तेज कर रहा था। हाथ तक जमा रखिए, इतनी भी मैं फरमाबरदार नहीं आपकी। उसे छेने पर अपनी चिर में मिटाई और दिल को मजबूत करते हुए बोली, रियली अली से? उसकी बात में न जाने क्या था, वो दम से झिझक गई। आप मुझे तंग करना चाह रही हैं? निचला दांतों तले दबाते हुए उसने झिझकते हुए लजाते हुए लहजे में कहा, अगर इतने फासले से मैं आपको तंग करने में कामयाब हो रहा तो उससे मैं उसकी बात का दूसरा मतलब निकालते हुए वो न जाने क्या कहने वाला था कि शर्म से सुन होती हुई बेएहतियात उसे टोक गए। हैदर प्लीज। बेसाता निकाले गए लिफाफे पर वो खुद भी चढ़ गए। मेरी दूरी का खासा पॉजिटिव असर ले रही हैं आप। मेरे नाम बगैर अटक के लिए मेरा नाम बगैर अटके लिए अफजीसा छेड़ते हुए अंदाज में कहा, वो चिढ़ने लगी। आप? वो न जाने क्या बोलने लगी थी कि पीछे से आती मुआविया की पुकार पर गहरी आ बढ़कर रह गई। वाह जी वाह, क्या अयाशियां हैं। हम इधर तरस रहे हैं और ये देखो इतनी जोर से बैठे रोमांस किए जा रहा। उसे साथ बैठने ने वली और जरे से दहाई लेने वाले अंदाज में कहा। उसकी बात पर वह शर्म से तहकने लगे। शर्म करे मुआविया भाई कुछ। उसे जनबते हुए मोबाइल कान से हटाते हुए कहा, स्पीकर ऑन करने अली से। उसे गंभीर आवाज में कहा तो उसने स्पीकर ऑन करते मोबाइल मेज पर डाल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मुआविया जब स्टार्ट ले तो उसे रोकना किसी के बस का काम ना था। उसे स्पीकर ऑन करते देखकर मुआविया चौकस हो गया था और सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम मुझे, कैसे हो जिगर? उसने पुरजोश आवाज में कहा, जबकि वो दोनों मुस्कुराहट दबाए हुए चुप करके बैठे थे कि जानते थे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जे आई मिस यू। उसने ठटते हुए जिस अंदाज में कहा था वो सर झुकावे मुस्कुराने लगी, जबकि उनसे मुस्कुराहट कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तभी नौजवान पार्टी का गुल्ला सा उमड़ आया। वो सब अलीजे के लिए आए थे, लेकिन उसके पास इन तीनों को देखकर ठटक गई, जबकि सामने पड़े मोबाइल को देखते सब समझते हुए महसूस अंदाज में बैठ गई। शुक्रिया, लेकिन ये नवाजी किस खुशी में हो रही है? उसने इसी अंदाज में पूछा। यार, रात को अकेले सोते हुए तुम शिद्दत से याद आते। जैनी को जोरदार आंख मारते उसने हबासत से कहा, जबकि वो सब उसकी मसरिया मुँह खोले हुए मुलायजा करने लगे। क्यों? खुदा ना एहसास जैनी, तुम्हारी शक्ल पर खुदाफिज कहकर चली तो नहीं गई? जौबन की गई कारोबार पर जहाँ सबके कह के आउट ऑफ कंट्रोल हुए, वहीं पर वो होनक सा मोबाइल को देखने लगा। ये? उसने एहतजाजन पुकारा और दांत निकालती जिनी को होनहार नजर से देखा। तुम मेरी पोसी रातों के मकरूज हो। सबको देखते हुए पैंतरा बदलते हुए उसने कहा। क्यों? उसने चंबे से पूछा। तुम अपनी बेगम को अकेले छोड़कर जब जब जाती हो, मैं अपनी बेगम को तब तब अकेले उसके पास भेजता हूँ। किसी डायलॉग की टांगे तोड़ते हुए उसने मुबालगा अड़ाई की हद काट दी थी। झूठे। अलीजे उसके बाद नोचते हुए आगे बढ़ते हुए दांत निकालते हुए पीछे हुआ। मेरी इतलात के मुताबिक तुम्हारी बेगम मेरी बेगम के पास 2 रातें ठहरी है, राइट? उसे संजीदगी से इस्तफसार करने पर वो गड़बड़ा गया और दांत निकालने वाले को खा जाने वाली नजर से घूरा। सब जानते थे कि वह फजूल की बकवास कर रहा था कि पूरा मेंशन जानता था कि जितना अजीज और काबिल एहतराम मुआविया के लिए जहाँ था, उससे कहीं बढ़कर इज्जत व एहतराम वो अलीजे को देता था, बकौल उसके कि उसके साथ 2 रिश्ते निभाता है, भाई का भी और देवर का भी। इसलिए जब जब अलीजे डिप्रेस होती थी, वो इन दोनों का काम को कम तवज्जो देकर उसे ऊट पटांग बातों से फ्रेश करने की कोशिश करता था। 2 जिस्म एक क्लब की मिसाल अगर मुआविया और जहाँ पर फिट आती थी, तो यही प्रोटोकॉल वो एहतराम वो अलीजे को भी देता था। अब भी वो जानबूझकर उसे रातों का बता रहा था कि ज़ीनी को उसके पास भी इसी ने भेजा था। हाँ, तो मेरे जैसे शादीशुदा के लिए उसकी बीवी के बगैर आधी रात भी मुहाल होती है। वो बेबाकी से बोलता हुआ खवातीन को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। बेशरम इंसान। लाडेव तलमलाती हुई उसके कंधे पर धमोका जड़ गई थी। वैसे जब ज़ीनी सुबह वापस आती थी ना, उसके बाजू पर उसके गर्दन पर नाखूनों के निशान देखकर जो तुम्हारी हिम्मत पर रश्क आता था। अलीजे को शार से देखता हुआ वो दांत निकालते हुए उन्हें आग लगा गया। शर्म तो नहीं आती मुआविया भाई, झूठ बोलते। उसने बेइंतहा शर्मिंदगी फील हो रही थी जहाँ से, और वो बाकी सब के न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। लाले झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे घूरती वो जहाँ से बोलती हुई अलीजे को अपनी तय शर्मिंदगी से निकालने लगी। आई नो बेटा, बट डोंट वरी, मैं उसके सभी शिकवे और कर्ज दूर कर दूंगा। अब घर वापसी पर ये 2 रातें सूद समेत लुटा दूंगा। जहाँ ने भरपूर संजीदगी और सर्द आवाज में कहते हुए उसके पैरों तले जमीन निकाली, जबकि सब हवातीन समेत लड़कियों के दिलों में ठंडक सी पड़ने लगे। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि उसकी क्या जरूरत है जे? तुम मेरा भाई है और वो भाभी माँ है। तुम लोगों के लिए 2 रातें क्या, महीने भर की रातें भी कुर्बान। वो जल्दी जल्दी बात बदलते हुए बोला, क्योंकि वो जानता था जहाँ के साथ सोना मतलब डराई और ज़िनी से दूरी, और ऐसी झूठ वाली पोजीशन में सोना मतलब पनिशमेंट है। उसके 400 वॉलेट रोशन हो गए थे उसकी बात सुनकर। नहीं, मैं किसी का कर्ज नहीं रहता। उसे सर्द आवाज में कहा, जे ना कर जा,
मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं किया तेरी बेगम ने, और तू अगर बोले तो मेरी बेगम 2 रातें और रुक सकती थी। वो हार मानते हुए बोला। उसकी ऐसी बात पर सबसे ऊंचा क्या लगाने वाली जिनी थी, उसे देते हुए धमकी देने वाले अंदाज में इशारा किया तो वो ब्रेक लगा। वो लोग यूं ही ता देर इकट्ठे बैठे उसे बातचीत करते रहे। जल्दी तैयार हो जाए, मैं नाश्ता लगाने लगी। खुले बालों को मसरूफ से अंदाज में जूडो में लपेटते हुए उसने कहा तो ड्रेसिंग के सामने खड़े टाई लगाते हुए उसके हाथ थमे और बागौर उसका हालस्तन बीवी वाले अंदाज नोट किए। उसे नामहसूस अंदाज में टाई की नॉट खोलते हुए टाई गले से निकाले। नाश्ते का पहले पड़ गया, ये याद नहीं आया कि मुझे तैयार भी करवाना, उसने मसनूइयत संजीदगी से कहा। आपको तैयार? उसे तनकीदी व हैरान नजरों से सरता पैर डैडी खड़े आर्यन का जायजा लिया। हाँ, मेरी तैयारी। उसकी नजरों के तपश पेशे नजर उसने करते हुए उतराकर कहा, लेकिन आप तो तैयार खड़े हैं। उसे अपनी नजरों के साथ ही आपके अल्फाज से भी बावर करवाया। यही तो मैं कह रहा कि ये तुम्हारा काम था जो मैंने अकेले में किया। अभी इधर आओ, टाई लगाओ मेरे। उसे संजीदगी से उसे ग्रे डार्ट्स वाली टाई उसकी तरफ बढ़ाई तो वो परेशान हो गए। लेकिन जो टाई लगानी नहीं आती, उसकी संजीदगी से डरते हुए उसने आयशा से कहा तो उसने यूं देखा गोया कुछ अनहोना बोल दिया। क्या तुम्हें टाई लगानी नहीं आती? उसे इस अंदाज में पूछा कि वो खाम हुआ शर्मिंदा हो गए। हाँ, तो मैं कौन सा हमेशा से इसी की प्रैक्टिस करती रही हूँ। उसकी बात से हफा होती वो टाई से थमाती हुई कहती जाने लगी जब उसने बाजू से खींचते हुए उसे अपने सामने किया। इस अचानक वारदात पर वो बौखलाती हुई उसको देखने लगी। दिल जोर से धड़क उठा उसके लम्स पर। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ तुम्हें, लेकिन लगाओगे तुम ही, उसने कहते हुए वो उसे बिखेरते बालों को सिमटता उसे सिमटने पर मजबूर कर गया। वो कामते हाथों से उसके बताए गए तरीके से टाई बांधने लगी, लेकिन उसके पास से आती दिलफरेब महक और अपना लड़खड़ाता हुआ दुपट्टा उसके होश उड़ा दे रहा था। उसके हाथ और सांसें एक साथ रुकी जब उसने उसके दोनों हाथ अपनी कमर पर महसूस किया। डॉक्टर तमीज से खड़े रहे। शर्म से लदरते लहजे में उसने हिम्मत करते हुए उसके बाजू हटाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन नाकाम रही क्योंकि वो गिरफ्त मजबूत कर गया था। रात तो जल्दी क्यों सोई तुम? वो रात को थोड़ा लेट कर आया था, लेकिन वो उसके आने तक उसका इंतजार करती करती सो गए। 1 बजे जल्दी होता है? उसे बामुश्किल आंखें उठाते पूछा तो वो हफीज सा सर झुका गया। हाँ, लेकिन यार तुम मेरा इंतजार तो करती, मेरा सारा मूड हड़ाप कर दिया तुमने, उसे शरारत से कहा तो उसकी रंगत देखने लगे। उसकी बात पर वो झटके से अपना छुड़वाती साइड से निकलती बेड की तरफ जाती बिस्तर सिमटने लगे। बहुत अच्छा, उसे कहा और फिर अपनी तरफ बढ़ते हुए उसके हाथों को देते हुए बदल कर बोले, शराफत के जामे में रहे, मुझे लगता है कि डॉक्टरी की डिग्री नहीं बल्कि रोमांस की डिग्री ली है आपने। हया से चिढ़ते हुए कहते उसे कहकर लगाने पर मजबूर कर गए। यार, बीवी के साथ रोमांस करने के लिए कौन सी डिग्री लेनी पड़ती? उसे मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा तो उसे पटा सी गई, लेकिन फिर दाएं साइड पर होते हुए तकिया उठाने के बहाने खुद पर काबू पाते हुए बोले, अब मुझे क्या पता कि ये फकत बीवी से रोमांस होता या कहीं हॉस्पिटल में इस डिग्री को यूटिलाइज किया जाता। उसके अंदाज पर वो दिल खोलकर हंसता चला गया। ओ माय गॉड, आज लगी हो पक्की वाली बीवी। अल्लाह, ये जलसी वाली रग हर बीवी में होना जरूरी है क्या? वो शरारत की तरफ झुककर पूछता हुआ उसे गड़बड़ाने और शर्मिंदा होने पर आमादा कर गया। हटे पीछे, सुबह सुबह फजूल तरीन बातें लेकर बैठ गया। तैयार होकर आ जाए, नाश्ता ठंडा हो गया होगा। वो बात बदलते हुए आगे बढ़ने लगी जब वो दिलचस्पी से उसके कुतराए से रूप को देखने लगा। अच्छा, इधर तो आए। उसके बाजू थामता हुआ फिर से उसे सामने करता हुआ उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया। रात का जमा शुदा कोटा अभी कुछ तो निकाले दो, उस पर झुकते हुए शरारत से बोला। उसकी मदहोशी का फायदा उठाती उसे कुछ करने से पहले अपनी धड़कनों को संभालते हुए झुकाई देती हुए उसकी गिफ्ट से निकलती दरवाजे की तरफ गए। रात को एट द टाइम पूरे करने चाहिए, वह शरारत से कहती हुई गड़प से गायब हो गई, जबकि वही मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगा। भाभी, कल मुझे इतनी प्यारी लड़की दिखी इधर कॉलोनी में। चाय लाती हुदा को देखते उसने कहना शुरू किया। हाँ तो फिर? मैगजीन देखती मरीना ने गैर तवज्जो से कहा, जबकि दरिया ने मुस्कुराहट दबाते उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, उसे देखकर बस मैं यही सोच रहा था कि इंसान को शादी में जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसने कप पकड़ाती हुदा को देते हुए शरारत से कहा तो वो जल्द बन उठे। एवं बंदा उन्हें देखकर ठंडी ठंडी आहें बढ़ता रहता। शरारत को तवालत की शक्ल दी तो बिसाता मुंह से निकल गई। वजह हुदा का उसके चाय पकड़ाते उसके चाय पर हाथ गिराना था। ये क्या है? उसने आंखें निकालते हुए पूछा। कुछ नहीं, ठंडी आहें बार रहे थे तो मैंने सोचा कि आहें कुछ गर्म कर दो। बेनियाजी से अपना काम थामती वो सोफे पर बैठी बोली तो दरिया का कहका निकल गया। शोहर की इज्जत व एहतराम बीवी पर फर्ज होता, उसने जिताने वाले अंदाज में कहा। तो शोहर पर कब फर्ज हुआ कि वो कॉलोनी की खूबसूरत लड़कियों को देते हुए आंखें सीख गए? मरीना ने उसके कान खींचते हुए कहा तो वो गड़बड़ाया। ओहो, भाभी मजाक कर रहा था, अपना कान छुड़वाते उसने कहा। वली, उससे पहले कि वो कुछ कहते साले को पुकारने पर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। जी भाभी, तुमने हुदा से शॉपिंग का प्रॉमिस किया था शायद हफ्ते पहले। उसे कुछ देर पहले ही सबके सामने शॉपिंग का कहा था, लेकिन फिर अपनी मसरूफियत में भूल गया। ओह,
تو اس لیے محترمہ کا موڈ آف تھا۔ تو شرارت سے نگاہیں اس کی طرف کی۔ وہ 2-3 دنوں سے اس کے آنے سے پہلے سو بھی جاتی تھی اور نہ ہی اس سے کھل کر بات کر رہی تھی، اس لیے ابھی تو شرارت کا آغاز کیا تھا، لیکن ابھی اس کی ناراضگی کی اثر وجہ جان کر مسکرا کر رہ گیا۔ سوری بھابھی، مجھے واقعی یاد نہیں رہا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ غلطی واقعی اس کی تھی کہ اس نے بتایا تھا کہ اسے شاپنگ کرنا ضروری تھا۔ بہت غلط بات ہے یہ والی، نیکسٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اب بھی جاؤ دونوں۔ میرا نے سردش کرتے ہوئے اسے کہا تو اس نے سر ہم تسلیم کیا، جبکہ خدا کو سالن نے مسلسل ٹوکوں سے اٹھایا کہ وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کے کہنے پر جانے پر نیم رضامندی سے آمادہ ہو گئی۔ مکمل سیاہ لباس میں خود کو ڈھکے ہوئے، سیاہ ہوڈی سے چڑا چھپائے، اس نے گہری سیاہ چمکدار آنکھوں سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑی کار پر فوکس کیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا محترم سا انگریز ڈرائیور اس کے نظروں کا مہو تھا۔ وہ اس گاڑی کے مقابلے کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے بارے میں کانفیڈنٹ نہ ہو سکا تھا کہ کار میں واقعی اور موجود ہے یا نہیں۔ اس کی موجودگی کا ابھی کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن ابھی تم اس گاڑی پر ٹریسر چپکوا دو، اس نے بلوٹوتھ میں ہولے سے نامحسوس انداز میں ہدایت دی۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد اس کار کے پاس سے فراٹے بڑھتی ہوئی گرے کلر کی گاڑی گزری تھی۔ اس کی آنکھیں مسکرائی انتظار سے اسے سخت خوف تھی، اس لیے وہ واک کرنے کے انداز میں چلتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ سر پلیز، احتیاط سے، کان میں لگے آلے سے آتے ہوئی فکرمندانہ آواز پر اس کے لبوں پر محبت سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسی انداز میں چلتا جا رہا تھا، اس کے کارڈ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس کی چاروں سے حفاظت کیے جا رہے تھے کہ یہ اس کی سیٹ کا حادثہ تھا۔ وہ کچھ فرنگ کے فاصلے سے گاڑی کے نزدیک پہنچا تو اس کے لبوں پر شفقت سی مسکراہٹ پھیلی۔ گاڑی پر چڑھائے گئے ڈارک کلر کے شیشے اس بات کی کھلی نشاندہی کر تھے کہ گاڑی میں کوئی موجود تھا۔ وہ گاڑی میں ہی ہے اور ہوپ سو کہ وہ لوگ کسی کی بھی موجودگی میں ایسے باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے ابھی کوئی اس طرف نہ آئے۔ وہ باہر نکل کر جب ہوٹل کی طرف جائے، احتیاط سے اپنا کام کر دینا۔ وہ مسلسل چوئنگم چباتے ہوئے ہدایت دے رہا تھا۔ وہ گاڑی سے دور گیا تو اس کی پیشے گوئی کے مطابق گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا، لیکن اس نے پلٹ کر نہ دیکھا کہ وہ جان چکا تھا کہ نکلنے والا شخص کون ہو سکتا ہے، اس لیے وہ جیبوں میں ہاتھ دیے نہ کی صحت میں چلتا گیا۔ اب اسے صرف اگلے مرحلے کے مکمل ہونے کا انتظار تھا، لیکن وہ پریشان نہ تھا کہ اسے یقین تھا کہ سب انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ وہ چپ چاپ چلتا نہ جانے کیا سوچتا جا رہا تھا، جب 17 منٹ کے انتظار کے بعد اس کے اعلیٰ کار سے آواز آئی، اٹس ڈن سر۔ پرجوش سی آواز پر اس کے لبوں پر پرطمانیت سی مسکان پھیل گئی، اور یہ شاید پچھلے کچھ دنوں سے پہلی پرسکون سے مسکان تھی جو اس کے چہرے پر چمکی تھی۔ او تھینک گاڈ مہرو، تم آ گئی، میں تمہیں زیادہ والا مس کر رہی تھی، مہرو کے سینے سے لگی ہوئی پرجوش آواز میں کہتے سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیے گی۔ ہاں یار، بابی کے موبائل کا شاید ریڈیو سیٹ خراب ہو گیا تھا، اس لیے وہ شدت سے تمہیں مس کر رہی ہیں، زریز نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سب کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئے، جبکہ علیزے اور مہرو نے بیک وقت اسے پلٹا گھوڑا۔ ہٹو پڑے، ہان کھانے کو کچھ نہیں دیتا کیا؟ یوں ندیدوں سے مجھے معصوم کا دیکھ رہی ہو؟ اسے گڑنے کا نوٹس لیتے ہوئے اس نے ٹکڑا لگایا تو پہلا کہکا ہی ہان کا تھا۔ معاویہ کم ہے کیا جو تم اس کی جگہ سنبھال رہے؟ چچی نے اسے دموکا مارتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ چچی، بس میڈم کو زکام ہو گیا، میرو نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ میڈک نہیں، میڈگی ہوتا ہے نالائق عورت، اسے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا تو وہ دانت کچکچاتی اس کے بال نوچنے کو آگے پڑی۔ تبھی ہان کے موبائل کی رنگ ٹیون بجی۔ وہ نمبر دیتا ہوا سائڈ پر جا کر بات کرنے لگا۔ 5 منٹ کے بعد وہ پلٹا اور موبائل علیزے کی طرف بڑھایا۔ سر ہیں، اس کی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں اس نے کہا تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ روم میں اترتی ہوئی سنجیدہ و گمبھیر آواز اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے؟ سب کو کی نکیوں سے دیتی ہوئی ہولے سے بولی۔ گڈ، طبیعت ٹھیک رہتی؟ اس کی ڈلیوری میں 2 ہفتے ہی باقی تھے، اسی لیے پوچھا۔ جی، اسے سرخ چہرے سے اسے جواب دیا۔ علیزے، میری وارڈروب میں جو لاکر ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی متوجہ ہوئی۔ جی، اس نے کہا۔ اس لاکر کا پاسورڈ اپنا نام لگا کر اوپن کرے اور اس میں جو ریڈ کلر کی فائل ہوگی وہ اسی طرح لا کر ہان کو دے۔ اس نے ہدایت دی تو وہ اٹھی، موبائل آن ہی رکھے اور ہان کو دے۔ اگلی ہدایت پر عمل کرتے وہ پھرتی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ میں فائل لے آؤں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تو دادوں کا کلیجہ حلق کو آیا۔ علیزے بچے دھیان سے، سیڑھیاں ہیں، ان نے بے ساتہ پکارا، لیکن وہ انسنی کرتی جلدی سے کمرے کو بھاگی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ مسکراتی ہوئی فائل لیے ہوئے ادھر دکھائی دے۔ اس کے قدم سیڑھیوں پر ہی تھے۔ ہان، یہی فائل ہے نا؟ اس نے آواز لگائی تو سب نے اس کی طرف دیکھا اور اگلا لمحہ پورے مینشن کے لیے قیامت کا لمحہ تھا۔ اس کا دھیان بٹنے اور تیزی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے کی طرف آتی چلی گئی۔ اس کی دل ہراش چی وہاں موجود لوگوں کے ساتھ ساتھ سمندر بیٹھے ہوئے
موبائل پر بات کرتے ہوئے شخص کے سینہ بھی شاک کر گئے۔ علیزے، اس کے دل ہراش چیخ کے ساتھ اس کے نام کی پردرد اور پرسوز پکار پر سب کا دل مٹھی میں آیا۔ وہ سب ساکت نظر سے ان میں لتھڑی علیزے کو پتھریلی نگاہوں سے دیکھتے تھے، جس کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر جبکہ دوسرا بے جان سا زمین پر پڑا تھا۔